यस, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि वाक्य कितने प्रकार का होता है और वाक्य किसे कहते हैं। इसे लिखने के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। शब्दों को उचित क्रम में लिखकर वाक्य बना लेते हैं। जब वाक्य बनकर तैयार हो जाता है तो वाक्य को कहने का तरीका दो तरह का होता है और इन दो तरीकों से वाक्य लिखने के लिए हम वाच्य का प्रयोग करते हैं। तो वाच्य कर्ता और क्रिया के बीच संबंध को दिखाता है और ये संबंध जानने के लिए ये आवश्यकता पड़ेगी कि वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ होता है और सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। तो कर्ता के बारे में जानने के लिए दो उदाहरण लिखे जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, ही फ्लाइज अ काइट। दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य, ए काइट इज फ्लोन इन दोनों वाक्यों में पहले सब्जेक्ट लिखा है और उसके बाद वर्ब लिखी हुई है, क्रिया लिखी हुई है, बाद में अन्य शब्द लिखे हुए हैं जिसे हम अदर वर्ड कहते हैं। ये जो अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स में इससे पहले बताया गया ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन यहाँ क्रिया के पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है। दूसरे वाक्य में भी इज फ्लोन के पहले अ काइट लिखा है, ये भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट का अर्थ ये हुआ कि काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है और इस सब्जेक्ट का दो अर्थ होता है। एक काम को करने वाला होता है जिसे हम कर्ता कहते हैं। जनरली सामान्य तौर पर ये सभी वाक्यों में होता है, लेकिन सब्जेक्ट का एक अर्थ और होता है जिसे हम कहते हैं उद्देश्य। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य है। ये क्या होता है? ये वो शब्द होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो पढ़ा है पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा है तो उसमें सेंटेंस के दो भाग बताए गए हैं। पहला बताया गया है उद्देश्य और दूसरा बताया गया है विधेय। तो ये जो उद्देश्य लिखा हुआ ये होता क्या है? ये होता है क्रिया के पहले लिखा हुआ शब्द। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। ये क्रिया के बाद होता है। तो अब ये वॉइस में ये जानने के लिए कि क्रिया जो एक्शन दिखा रही है उसका संबंध सब्जेक्ट से है, मीन्स उद्देश्य से है या नहीं है, ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वॉइस वाच्य का प्रयोग करते हैं। पहले वाक्य में उड़ाने का काम ही ने किया है, दूसरे वाक्य में उड़ाने का काम काइट ने नहीं किया है। ये कैसे पता लगा? तो पहले वाक्य में
में ये जो ही शब्द लिखा गया है ये किसी के बारे में बता रहा है और इसलिए ये सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य है। तो यहाँ वाक्य को लिखने के लिए हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट होता है। इन एक्टिव वॉइस it appears that in active voice it appears subject appears to be receiver of action. In active voice subject appears to be doing action। अर्थात एक्टिव वॉइस में कर्ता किसी काम को करता हुआ दिखाई देता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट उद्देश्य कार्य को करता हुआ नहीं दिखाई देता बल्कि रिसीव करता हुआ दिखाई देता है। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग एक्शन। थस इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रिया का वो रूप जो ये बताता है कि कार्यकर्ता द्वारा किया गया है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरी तरफ क्रिया का वो रूप जिससे ये पता लगता है कि काम कर्ता ने नहीं किया उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। और इस क्रिया को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हैं और उसी के हिसाब से वाक्य को पैसिव में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में इस तरह से सेंटेंस लिख दिया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। देन द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट प्लस helping verb plus third form of main verb then by subject। इस तरह से ये देखा गया कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया और एक्टिव वॉइस की क्रिया को तीसरे रूप में लिखा गया, पास्ट पार्टिसिपल में लिख दिया गया। और पास्ट पार्टिसिपल में लिखने के बाद इसके पहले एक सहायक क्रिया लगा दी गई, जिसको आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। एक सहायक क्रिया होती है बी का फॉर्म होता है इज आर एम वाज वर बीइंग, और बीइंग होता है इसी में से एक सहायक क्रिया पास्ट पार्टिसिपल के पहले रख दी गई और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पास्ट पार्टिसिपल के बाद वाई लगाकर लिख दिया गया। इस तरह से यह पैसिव वॉइस हो गया। और इस तरह के वाक्यों को पैसिव वॉइस में लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो कर्म को पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी। वाक्य में कर्म मुख्यतः मेन वर्ब मुख्य क्रिया के बाद होता है और ये क्रिया में व्हाट और टू होम लगाकर मिलता है।
अगर हम क्रिया में व्हाट लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं अथवा टू whom लगाकर क्वेश्चन करते हैं, इसके जवाब में जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है और इसे क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हम पहले लिख लेते हैं। और इसके बाद ये जो वर्ब लिखी हुई है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा जाता है और इसी के पहले वर्ब भी सहायक वर्ब भी का फॉर्म सहायक क्रिया के रूप में लिख दिया जाता है। तो अब हमें ये जानना है टेबल के माध्यम से कि कैसे हम वर्ब भी का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो वर्ब होती है वो मुख्यतः 4 रूपों में लिखी जाती है और यह वाक्य में टेंस बताने का काम करती है, साथ ही कार्य की पोजीशन बताती है। तो जो पहला फॉर्म होता है वर्ब का, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ये इंडेफिनिट टेंस बताती है। इसके अतिरिक्त क्रिया का दूसरा रूप भी इंडेफिनिट टेंस होता है। क्रिया का तीसरा रूप ये पूर्ण कार्य को बताता है, इसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाता है। ये प्रोग्रेसिव एक्शन दिखाता है जिसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इन टेंसों को हम समय बताने वाले शब्द के साथ जोड़ते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर टेंस के लिए भी और शैल का प्रयोग होता है। तो ये जो क्रिया के 4 रूप हैं, यही एक सहायक क्रिया है भी, इसको भी 4 रूपों में लिखते हैं। पहला रूप है इज आगम, दूसरा रूप वाजवर है, तीसरा रूप बीन है और चौथा रूप बीन। मान लो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर सहायक क्रिया लगाकर क्रिया के पहले रूप को तीसरे रूप में लिख दिया जाता है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो क्रिया को तीसरे रूप में लिखेंगे और उसी के पहले सहायक क्रिया इज आर लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ के पहले वाजवर लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हो गया। और कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव बनाने के लिए कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया पहले से लिखी होती है और इस सहायक क्रिया में बीइंग का प्रयोग करके मेन वर्ब का तीसरा रूप लिख देते हैं। जबकि परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया पहले से होती है, वो हैज और हैव होती है और इसी के साथ बीन लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं और ये क्रिया को पैसिव वॉइस में इस तरह से दिखा देते हैं। कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब में वर्ब भी लगाते हैं। मॉडल वर्ब
मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखकर क्रिया को पैसिव रूप में दिखा देते हैं। तो इस तरह से अब थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से ये जान लिया जाए कि वाक्य को पैसिव में कैसे लिखेंगे। पहला सेंटेंस है ही गेव अ बुक। यहाँ गेव वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये अ बुक ऑब्जेक्ट है। अ बुक को पहले लिख लेंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देंगे। ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार लगाएंगे। देन इसके बाद गेव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिवन और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट ही प्रोनाउन है, इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे हिम और ये असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। बाकी अब हम इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना अगले वीडियो में सीखेंगे। साथ में असाइनमेंट में कुछ राइटिंग वर्क भेजे जा रहे हैं, इसे भी कॉपी में नोट कर लेना है और इसी के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। थैंक यू।